बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीएम ग्लोबल के मैनचेस्टर स्टूडियोज से एक और नए प्रोग्राम लाइव विद फरहान असलम समीना खान के साथ, फरहान असलम और मेरे साथ समीना खान। आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम समीना जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, हस्ब मामूल। और आज समीना जी को मुझसे ये गिला था कि मैंने बहुत खुश्क मौज़ूआत जो हैं वो सजेस्ट किए समीना जी को कि आज इन पे बात हो जाए। ज़ाहिर है आपको मालूम ही है, जो दोस्त पिछले हफ्ते जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा, 10 बजे रात को पेश किया जाता है पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी, लेकिन आज बरतानिया में हम आपके साथ 5 बजे लाइव मौजूद हैं ड्यू टू सर्टेन अदर प्रोग्राम्स जो 10 बजे आप देख रहे हैं हमारे। सो इसलिए बरतानिया के दोस्तों को भी हम खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे, हमारा वक्त हुआ तो आपसे लाइव बात भी कर ली जाए, पर पॉलिटिकल मामला पे बात होगी, जाहिर है कुछ सियासी और संजीदा मामला पे बात होगी। सो आज क्या कुछ जनाब हम हमारे प्रोग्राम में है बताते चलें? बिल्कुल, आज कुछ टॉपिक्स हमने जो खुश्क टॉपिक्स आज हमने जो चूज़ किए हैं मैं बताती हूँ, लेकिन फरहान साहब ये पहले आपको बताती चलूँ कि हम यूके में और यूरोप में तो लाइव जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन जा रही है। पाकिस्तान में तो हम लाइव होते हैं, आज यूके यूरोप में भी लाइव। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यूके और यूरोप के जो हमारे कॉलर्स हैं वो आना चाहें प्रोग्राम में तो प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं पहले बताना चाहूँगी कि हमने 4 जो टॉपिक्स हैं उनका इंतखाब किया है। 4.5 हैं। हाँ जी, एक 4.5 वो छोटे लीडर का टॉपिक भी है। चलिए वो 4.5 वाला टॉपिक आप बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी जो 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपने देखो कि कराची बल्दिया टाउन जो फैक्ट्री में आग लगी थी, और मेरे ख्याल में इस सदी का सबसे मनहूस वाक़या होगा कि जहाँ पर लोगों को फैक्ट्री के दरवाजे बंद करके उनको ज़िंदा जला दिया गया। उसकी वजह क्या बनी, उस वक़्त क्या मुहर्रकात थे, ऐसा क्यों हुआ, इस हवाले से तब तो कुछ ख़ास डिस्कशन नहीं हुई थी, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में हालात बदल गए हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, और जो मेन मुल्ज़िम है अब्दुर्रहमान, उसको भी पकड़ लिया गया बैंकॉक से, उसको पाकिस्तान लाने की कोशिश की गई है। हम इस पर बात करेंगे। एक टॉपिक तो ये होगा जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा टॉपिक हम एक और जो अहम मामला, आपको मालूम ही है पाकिस्तान में 18 बरस हो गए मरदमशुमारी नहीं हुई, और मरदमशुमारी के लिए कहा जा रहा है कि जानबूझ के बाद सियासी हुकूमतदार साजदानों की ही हैं, वो नहीं चाहती कि मरदमशुमारी हो, लिहाजा कभी कोई बहाना कर दिया जाता है, कभी कोई बहाना, और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब मार्च से लेकर मई के दरमियान आपको मरदमशुमारी के लिए डेट कोई एक सिलेक्ट कीजिए। 15 मार्च अशतर औसाद साहब ने, जो हुकूमत के ज़ाहिर हुकूमत के जानिब से अटॉर्नी जनरल हैं, वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जनाब हम 15 मार्च 2017 को मरदमशुमारी कराने के लिए तैयार हैं। अब ये एक बहुत अहम मौजू है, मरदमशुमारी की अहमियत क्या है और क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं हो पाई, इस पे हम क्या समझते हैं दोनों, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और आई थिंक कि जितने दोस्त हमारे साथ देख रहे हैं हमें, जैसे बुनियादी हकूक़ की हम बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मरदमशुमारी भी उन बुनियादी हकूक़ में से एक है। क्यों, इस पे हम डिस्कशन करेंगे ज़ाहिर है प्रोग्राम के आइंदा आने वाले हिस्से में। जी। तीसरा जो टॉपिक आज हमने सिलेक्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर हालिया बयान आपने देखे मोदी के और मोदी की कैबिनेट के कुछ वज़रा के। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बयान दिया था कि वो पानी रोक लेंगे और पाकिस्तान को एक सहरा में तब्दील कर देंगे, खुश्क कर देंगे पाकिस्तान के इलाकों को। लेकिन उनकी कैबिनेट के एक वज़ीर ने यह बयान दिया टेलीविज़न पर बैठकर कि वो इतना पानी छोड़ेंगे कि पाकिस्तान डूब जाएगा, यानी तज़ाद पानी हो जाएगा। ये तज़ाद था उन दोनों के बयानात में। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने दियामिर भाषा डैम जो है उसकी तामीर के लिए मंसूबे मंजूर कर लिया है। अगरचे कि ये डिस्कशन आज से तकरीबन 12 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन ये डैम की तामीर का आगाज़ नहीं हुआ था। लेकिन कहीं कुछ सुनने में आया था कि भाषा डैम पर काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन ये अजीब सी खबर है कि अब ये खबर आई है कि मंसूबे का आगाज़ हो गया है। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में जो लेटेस्ट रिसर्च है, छोटे डैम मिला के तकरीबन 150 डैम हैं। और इंडिया में कितने डैम हैं? इंडिया में 4000 डैम है। 4000 डैम। तो खैर ये क्या फ़ायदा है डैम ज़्यादा होने का और क्या नुकसान है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में। बिल्कुल जनाब, और जैसे कि समीना कह रही थी भी कि भारत पानी रोक लेगा तो हम सैराब में बच जाएंगे। भारत बेचारा कुछ ना भी करे तो हम खुद ही अपने जड़ों पे ज़बरदस्त तरीके से कुल्हाड़ियाँ चला रहे हैं, और 10 से 15 साल में वैसे भी कहत हो जाएगा बहुत सारे इलाकों में पानी ना होने की वजह से। इस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, वाजिद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त, उनसे भी हम बात करते हैं। एक और जो इशू है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो एक आज की खबर थी, कत्ल के मुकदमे में 21 साल बाद
कैद शख्स को, जो 21 साल से कैद था, आज रिहा कर दिया गया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो इस पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम हमारे साथ भाई साहब टेलीफोन लाइन पर है। भाई साहब खुशामदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में डैम्स बनाने चाहिए और ज़रूरत है इस वक्त, बिजली का बहरान एक तरफ, दूसरा पानी बहुत ज़ाया हो रहा है जो समंदर में जा रहा है, फिर इंडिया की तरफ से जो थ्रेट्स आ रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, ये जो फैसला किया गया, बल्कि फैसला तो खैर अब किया गया, पहले आप ये बताइए कि ये जो दियामिर भाषा डैम है, इस पर सुनने में तो यह आया था चंद साल पहले कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मंसूबे का आगाज हुआ, ये मंजूरी दे दी। ये क्या है? आपने बिल्कुल जो खबर सुनी है बिल्कुल सही सुनी है कि आज इसकी जो फाइनेंशियल शेड्यूल है वो इशू किया गया, लेकिन ऑन ग्राउंड जिसे कहते हैं कि फिजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट जीरो। इसकी इनॉग्रेशन 2007 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने की थी एंड ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इसकी प्रोग्रेस जीरो है। ये जो दियामिर भाषा डैम का जो इशू है, ये क्लासिकल एग्जांपल है कि एक कोर फेलियर, हम डैम बनाने में फेल हो गए हैं। इससे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कालाबाग डैम की, जिसपे हमारे 30 साल ज़ाया हो गए। तो डैम का मतलब, जब हम डैम की बात करते हैं तो इसका मतलब हाल ही नहीं कि पानी स्टोरेज करना, जिसकी आजकल शिद्दत से जरूरत है, क्योंकि अभी सर्दियों में एक ड्राउट की कंडीशन है। अभी पहाड़ी एरिया में आप समझ लें कि माइग्रेशन शुरू हो गई है, इतनी पानी की किल्लत है क्योंकि वाटर टेबल वहां पे कम होता है। जब मैं पानी की बात कर रहा था कि पानी की बात करते हैं, डैम की बात करते हैं, तो ये ना सिर्फ आपकी वाटर सिक्योरिटी को एड्रेस करता है, बल्कि ये एनर्जी सिक्योरिटी और फिर फूड सिक्योरिटी। आप देखें, आप लोग इंग्लैंड बैठे हुए हैं, इंग्लैंड किस तरह बैठे हुए देखिए, अगर हमारे यहाँ मंगला तरबेला ना बनता तो ये 1960 में जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो मेरा ख्याल है कि ना आज हमारी पानी की जरूरत पूरी हो रही होती, ना इस वक्त की पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी की जो जिस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, ये जरूरत जो पूरी कर रहे हैं डैम, हम पता नहीं क्या की कंडीशन में होते। पर इन दोनों डैमों के बनने की वजह से देखिए जितने लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं वो कोई यूके में बैठे, यानी हमने डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज कर दी यूके की। तो देखिए विन 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 सिचुएशन है। जब डैम बनाते हैं आप तो आपका पानी की जरूरत मसला भी हल हो जाता है, आपका बिजली का मसला भी हल होता है और आपकी फूड सिक्योरिटी। फिर कौन बोलेगा कि 2010 में फ्लड आया, 2011 में आया, 12 लगातार 4 साल आता रहा। 2010 में हमारा जो लॉस हो $18 अरब। अगर ये डैम बने होते तो कभी पाकिस्तान में सिंध तक कभी सैलाब ना आता। तो इसका मतलब ये कि जो डैम है ये जवाब है, सिर्फ एक ही हल है फ्लड्स का। और अब जैसे आप सुनते होंगे जी क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज की यही तो इम्पैक्ट है, या तो होंगी बारिशें बहुत ज्यादा, या एक लंबा स्पेल ड्राई स्पेल होगा जैसे आजकल चल रहा है। तो इसके लिए क्या हल हो सकता है? इसके लिए हल जाहिर है डैम ही है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सख्त नहीं है। प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो इससे बड़ी तोक़ की जा रही थी कि जी मियाँ साहब, मेरी मियाँ साहब तो 2-3 मुलाकातें हुई थी, तो कहा नहीं यार डैम हम सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी ये बिल समझ गए थे मियाँ साहब कि जी हम इससे बिजली बनाएंगे। देखें तरबेला मंगला से बिजली भी आ रही है, कितनी सस्ती आ रही है, और हार्डली 4 आने की आ रही है। लेकिन उस वक्त भी इस गवर्नमेंट ने प्रेफर किया कि वो LNG डील करें और LNG से बिजली बनाए पाकिस्तान में, यानी बजाय कि हम अपने पानी से बिजली बनाते, पानी स्टोर करते, पाकिस्तान का इलाका सराब करते, फूड सिक्योरिटी का एड्रेस करते, हमने बिजली बनाने के लिए कतर से LNG का माहिदा किया। तो इश्यू सिर्फ पाकिस्तान का ये नहीं कि वाटर का है, एनर्जी का है, बल्कि देखिए जी यहाँ इश्यू बेसिकली हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज का है। हमारे यहाँ वो सलाहियत नहीं है। हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो कभी वो सोचे नहीं कि ये पाकिस्तान का गिलगित से लेके ग्वादर तक या कराची तक इस एरिया के लोगों को किस तरह अपलिफ्ट किया जाए, कितने यानी सोर्सेज अवेलेबल है इस पाकिस्तान में। हम जब बाहर जाते हैं दुनिया कहती जी आपकी तो पर कैपिटल सोर्स सबसे हायर है, लेकिन इशू ये है हमारी लीडरशिप। आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग काम करें कि अपनी कोई लीडरशिप को कुछ 6 साल के लिए यहाँ भेज दें? ये भाषा डैम भी बन जाएगा, मंगला भी बन जाएगा, ये सॉरी कालाबाग भी बन जाएगा और दूसरी वाले हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आपके प्रोग्राम की कंक्लूजन यही करें माजूर के साथ कि आप अच्छे लीडर्स हमें दे दें,
जनाब भाई साहब देखिए, जब तरबेला बना था पाकिस्तानी लीडर ही थे, मंगला बना था पाकिस्तानी लीडर ही थे। आई थिंक कि हमारी शायद प्रायोरिटीज जहां तक मुझे लगता है कि कुछ और हो गई हैं, और पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे और कोई बाजार ग्राउंड पे कोई मेगा प्रोजेक्ट उनका दिखाई नहीं दिया। हम कर देते हैं कि जब जर्नल्स ने हुकूमतें की ज़्यादा लंबी, उनको बनाना चाहिए था, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन्होंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था इस हवाले से कि एनुअली 20 मिलियन एकड़ फिट जो पानी है वो कहते हैं कि ज़ाया हो जाता है इस मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान में 1040 1950 का जो फिगर मेरे पास है 1040 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था, जो अब सिर्फ 659 क्यूबिक मीटर रह जाएगा 2025 तक। सो ये जो इतना सीरियस क्राइसिस है, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को भी इस पर कोई 1-1.5 बरस पहले बात करते सुना कि जी 10-15 साल में ही पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके शदीद कैद साली का शिकार हो जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आता हुकूमती इकदामात के अंदर कि हुकूमत सीरियस है। इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है दुनिया में डैम्स के हवाले से, 4000 डैम है। सो हमारे यहाँ बड़ी रीज़न क्या आप समझते हैं, क्यों नहीं डैम बन पा रहे अब तक? हुकूमतों की सिर्फ नाअहली है, या आप समझते हैं हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, उसके बावजूद भी किसी भी सूबे की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठाएगी इस बारे में? देखिए जी, बात ये है कि मैं आपने मेरा तारुफ कराया वाटर एनर्जी एक्सपर्ट। सच्ची बात ये है कि मैं प्रैक्टिस खुद करता हूँ चाइना में, मैं आपको सही बताता हूँ। ठीक, वहां पे तकरीबन इस वक्त 56,000 डैम बन चुके हैं, लेकिन उनको जहां भी पता लगता है कि कोई बंदा कोई जानता है, उसको बुलाते हैं, उसको पूछते हैं। इंडिया में 6,500 डैम है। एक जहां आपने बात की ना ये फिगर्स की कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की, या इस पे जाएंगे तो हम आप सेंसिटाइज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं, इवन अल्बानिया है, स्पेन है, जहां पे पाकिस्तान में से कम है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। लेकिन इशू है वाटर मैनेजमेंट का। मैं आप मुझे कॉल कर रहे हैं यूके से, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, उस शहर से जो कैपिटल है जहां 65% वाटर की ड्रिंकिंग वाटर में लीकेज है। तो आप बाकी गांव की क्या बात करेंगे, थरपारके की क्या बात करेंगे, या हम बादशाह डैम की क्या बात करें, जहां हमारे वजीर आजम रहते हैं और जहां सरदारी साहब रह के गए हैं। इशू देखिए जी, हमने भी बड़ी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल धक्के खाए हैं, बात एक ही है जी, वो है कमिटमेंट की। कौन सिंसियर है और कौन क्या वो समझता है कि उसका मैंडेट ये है कि उसने लोगों की खिदमत करनी है। और कभी कभी हम भी बड़ा लिख देते हैं कि वो जिसने वाकई जाके जवाब देना है, मरना है, वो फिर कहना कि यार मैंने जस्टिफाई किया, मैंने एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली। यहाँ पे जब कालाबाड़ डैम का इशू हुआ तो सारे सियासतदान आपस में लड़ने लगे। मैं अक्सर इनसे मुलाकात होती, कहती है यार जब आपका कोई मेडिकल का इशू होता है तो आप जाते हैं बस फिजिशियन के पास, सर्जन के पास जाते हैं। जब एक हाईटेक का इशू आता है आपस में लड़ते हैं। काश मुझे अगर चांस मिले कि आपको कोई ब्रेन सर्जरी हो तो मैं भी आरी लेके पहुंच जाऊं। ये हमारा इशू है। इशू ये है कि ये भी इंटीग्रेशन नहीं हुई। देखिए एक डैम की तरफ से कौन सा एरिया है जिसमें जहां हमने एक्सेलेंस की है, जहां पिछले 5 साल में हम अच्छा काम कर रहे हैं। सच्ची बात ये है हम फिगर फर्जिंग कर रहे हैं। सच बात ये है हमारा कोई इंडिकेटर, आप में से कई लोग पूछने इस्लामाबाद आज से 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। बिल्कुल ठीक। हमारे इंडिकेटर डाउन गए हैं, ये बात हकीकत है। हमें इस पे मिलकर बैठ के सोचना चाहिए और यही सोचेंगे, यानी इसी वजह से कोई लीडरशिप निकलेगी। हो सकता मियां साहब को ख्याल आ जाए, जरदारी साहब को ख्याल आ जाए, कोई मुशर्रफ साहब को ख्याल आ जाए कि यार अब वक्त आ गया है कि सोच लें, वरना मसले तो टेबल पड़े हुए जी। मैं आपको ये बताऊं, डिजाइन वहां पड़े हुए, हम जैसे बंदे फौरन पहुंच जाएंगे, कहेंगे ये ले जी डिजाइन, ये ले वॉलंटियर करेंगे जी, आप बताएं आप। इशू तो एक वो कमिटमेंट है, वो लेके आना इरादा करना कि नहीं यार आप मेरा काम ठीक कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो कल से नहीं हो सकते, आज से ठीक हो सकते हैं। अरशद वाजिद साहब, मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो थ्रेट मोदी की तरफ से आया, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान सहरा में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आप वाटर एनर्जी एक्सपर्ट हैं और बड़े अफसोस की बात है जैसे आपने कहा कि आपकी सर्विसेज को पाकिस्तान में ना यूटिलाइज किया जा रहा है और ना कभी आपसे पूछा जा रहा है आप चाइना में जाके उनको असिस्ट करते हैं। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी को सरताज अजीज ने कहा है कि अगर मोदी ये बात कर रहा है तो ये वाटर वॉर है जो डिक्लेयर कर रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस उसने कांटेक्ट भी किया वर्ल्ड बैंक से कि बीच में आके इंडिया से बात करें कि ये क्या कर रहा है और इंडिया कैन बी इन ट्रबल। लेकिन हमारे नाजरीन के लिए ये बताएं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कितना इंडिया इससे कमिटेड है और पाकिस्तान कमिटेड है, और क्या ये जो थ्रेट है मोदी का ये सिर्फ थ्रेट होगा, ये वो ऐसा कर भी सकता है?
जी, पहली तो बात ये है कि मैं इंडिया पाकिस्तान डायलॉग या ऑफ द रिकॉर्ड या गवर्नमेंट लेवल पे, नॉन गवर्नमेंट लेवल के पर 22-23 राउंड मैं हिस्सा ही रहा हूँ। थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है जी, वो इंडिया बड़े अच्छे से कोशिश कर रहा है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शेयर लिया था इंडस रिवर सिस्टम का 80% लिया था, इंडिया ने 20% लिया। तो इंडिया ने जो 20% लिया उससे हरियाणा और ईस्ट पंजाब एक जिसे कहते हैं ब्रेड बास्केट बना दिया पूरी इंडिया के लिए। पर एकड़ उनकी यील्ड देखें जी, उनकी कॉटन देखें, उनकी गंदम देखें, उनकी सब्जियां देखें पाकिस्तान में आ रही है। उन्होंने कहा देखें ये होता है मॉडल जिसे कहते हैं कैप्चरिंग ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, दुनिया मॉडल बनाया। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये अगर हम पानी अगर हमें देंगे तो हम इनको बिजली बना के देंगे, खुराक हम ऑलरेडी इनको दे रहे हैं, फ्लड कंट्रोल भी करेंगे। तो ये अब से नहीं है, ये 2010 से ऑनवर्ड ये बात को कहते आए हैं, और मोदी जो बात कर रहे हैं वो उसकी कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जो बात कर रहे हैं, आप जरा सेनेट की जरा वेबसाइट पे जाए ना, हमारे चेयरमैन सेनेट, मैं खुद ये रेजोल्यूशन आज से 4 महीने पहले पेश की कि हाँ इंडस वाटर ट्रीटी रिविजन होनी चाहिए। ये सेनेट में रेजोल्यूशन पेश आई है, हमारे सेनेट का ये हाल है हमारे लोगों का। तो जब आपके खुद गवर्नमेंट के अंदर चेयरमैन सेनेट और सेनेटर और मेंबर नेशनल से कह रहे हैं हाँ रिविजन होना चाहिए, तो मोदी को तो क्या क्या काम मिल गया है, अब तो उसका एक्सप्लाइट करेगा। और फिर एक और बात है, जब दुनिया में एक रिकॉर्ड जाएगा कि देखिए जी हमें मिला इंडस, झेलम और चिनाब, हमने क्या किया, हमने तो अभी तक 7,000 मेगावाट बनाया। ठीक, उनको जो 3 दरिया मिले यानी 20% से 16,000 मेगावाट बना दिया। ठीक, बिल्कुल ठीक। उनके डैमों की स्टोरेज कैपेसिटी है 18 लाख मिलियन एकड़ फीट, हमारी है जी हार्डली अब जो रहेगी 11। तो देखना स्कोर कार्ड देखें। ठीक, स्कोर कार्ड में तो आपने बात की 35 मिलियन एकड़ फीट पानी हम समुद्र में जाया करते हैं, ये बात भी सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ये रही है, जैसे आपने कहा आपके यहाँ पे बैठे साहब की जी ख्वाजा से बात हुई, हम करेंगे, क्या किया अभी तक बताइए, कोई काम हुआ? देखिए ये आज नेशनल देखें, नेशनल लेवल के ऊपर अगर आज कमिटमेंट हो कि हम ये करेंगे, जैसे इंडिया में है रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जी, तो उसमें उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कोई केस नहीं, एनवायरमेंट कोई कुछ नहीं, किसी ने को रिट भी किए अगर लोकल हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो तो उन्होंने सेटिस्फाइड कर दे, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है। ठीक, तो हमारे तो राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं कोलैप्स है, जब हो जाए देखिए ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर तो आपने पाकिस्तान का डायग्नोज सही करना है कि आपको पेशेंट की कंडीशन ये है कि जी ना इसकी पल्सेस काम कर रही है, ना इसका ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं है, ठीक, ये कोलैप्स है, बिल्कुल ये बात हकीकत है, और वो आप इंडिकेटर देखेंगे जी। अर्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, करेंगे तो फिर कोटेशन कर सकेंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। और 2 बातें तो इसमें समीना बहुत वाजे होकर हमारे सामने आई। एक तो हमारी हुकूमतें नाअहल हैं, बात मेरी सख्त है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि 40 बरस से अगर हम एक डैम नहीं बना पाए और इंडिया हमारी ही कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जनाब जो पानी हमने दिया है जाया कर छोड़ते हैं, अगर ये इस्तेमाल नहीं करते तो हमें चेयरमैन सेनेट ने मामला उठाया कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करें, इसको दोबारा से इसमें नजरसानी करें, तो फिर आप मोदी को तो फिर खबर पहुंच गई। देखिए वो तो चाहते ही यही है कि कहा जाए कि ना पाकिस्तान कैपेबल नहीं है, लिहाजा ये पानी अगर जाया करते हैं समंदर में डालकर तो इससे बेहतर हम कंज्यूम कर लें इसको। आर्गुमेंट तो ये है उनका कि ठीक है जी इनको पानी दे दिया, पर पानी करते क्या है ये, और वैलिड आर्गुमेंट 80% जो है ये समंदर में बहा छोड़ते हैं, तो समंदर में बहाने के बजाय आप हमें दें, मेरी और जमीन जरखेज होगी जनाब तो मैं इनकी हेल्प कर दूंगा। सो ये बेसिकली हमारे ऊपर तमाचा है, हमारी हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर हमारी नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत है कि दुश्मन को ये कहने का मौका मिला है कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप कुछ कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना सकें, और आपने क्या किया। 18 डैम टोटल जो मेगा डैम्स जिसको बड़े हम डैम कहते हैं, उसमें चंद एक 18 के 18 बड़े नहीं है, लेकिन जो काबिल जिक्र डैम है वो 18 है। समीना ने बड़े वो दरिया दिली का मुजाहरा के 150 डैम बताया, पर उसमें वो भी डैम है जो 20 जिनकी मैक्सिमम हाइट 15 मीटर्स है, 15 मीटर उसको मिला के 150 आप हिसाब कर लीजिए, अगर 3 से भी इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 45 फुट जिनकी डेप्थ है, वो कोई डिसेंट डैम नहीं गिने जा सकते, छोटे रिजर्वायर्स तो हो सकती हैं, लेकिन जो डिसेंट डैम्स की बात हो रही है वो 18 टोटल हमारे पास, और इंडिया 30 नंबर पर है, 3000 से ज्यादा डैम उसके पास है, मजीद वो हजारों के हिसाब से बना रहा है। सो हम सोए हुए हैं, और हमारी तवज्जो जो है वो जरूर हम मोटरवेज बननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन
बेसिक अगर हम भूखे मर जाएंगे, हमारे यहाँ ज़रूरी अजनास नहीं उग पाएंगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो फिर मोटरवे को चाटना नहीं है। सो आई थिंक प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। सड़कें ही बननी चाहिए, लेकिन वहां पर जहां पर सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयसर ना हो, तालीम, करोड़ों बच्चे आपके जहां 60% नौजवान हो, जिस मुल्क में करोड़ों बच्चे स्कूल ना जाते हो, और जहां पर पीने का साफ पानी मुयसर ना हो, आई थिंक ये 3 बुनियादी चीजें पहले हमें बेस से शुरू करना चाहिए। आप जहाज लाके खड़ा कर दें, जैसे मुझे वो साद रफीक साहब के वो एक जुमला याद आ गया कि अगर हम बुलेट ट्रेन बना भी दें तो बुलेट ट्रेन जो है पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं करते अक्सरियत के बुलेट ट्रेन का टिकट खरीद सकें। तो भाई ये मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये बात बतानी थी, जो ये फरमा रहे थे अपने इंतखाबी वादों के अंदर, बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा। सो पहले कौम का मेयार जिंदगी तो इतना बढ़ा लीजिए कि बुलेट ट्रेन का किराया अफोर्ड कर सकें। सो आई थिंक ग्रास रूट पे हमने काम नहीं किया। हमने जाहिरी लेपा पोती बहुत की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम ले दिए, लेकिन एक्चुअली जो हमें नीचे से बुनियाद को मजबूत करना चाहिए था वो हम नहीं की। उसके ऊपर 100 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर लें, वो तो एक लम्हे में किसी वक्त भी गिर सकती है। अच्छा, जो मेनली सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट की बात है, अफसोस की बात है, वो ये है कि अरशद वासी साहब जो हैं वो वाटर एनर्जी एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमसे कोई नहीं पूछता, हम चाइना में जाके काम करते हैं, वो हमसे पूछते हैं और कहते हैं हम उनको बता रहे हैं क्या करना है। ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं। और वो एक जो बात हम कहते हैं ना अक्सर कि अब जब जंग जो होगी वो पानी के हवाले से होगी, तो ये लग रहा है हमें कि वाकई पानी पे जंग होगी। तो इन ऐसे लोगों को क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता, इनकी सर्विसेज क्यों नहीं ली जाती, और ये बड़े अफसोस की बात है। चलें जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। जी हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी आप बात कर लीजिए, क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं फरमाइए। ये आप बात कर रहे थे पाकिस्तान के हिसाब से। जी अपना तारुफ अगर मेरी बहन करवा दें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं सोचा, जो भी बैठता है अपने बैंक भर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए। देखे पानी आया, टैंक बाटा में इतना पानी आया, लोगों के घर गिर गए हैं। और क्या यहाँ ज़कात के लिए बैठ जाते हैं जी, जज़ाकल्लाह 500 पाउंड दे दिए, जज़ाकल्लाह 100 पाउंड दे दिए, जज़ाकल्लाह, कुछ भी नहीं किया। और है ना, लोग भूखे मर रहे हैं, बुरा हाल है पाकिस्तान का। यहाँ से लोग इतने भेज रहे हैं पैसा, कुछ भी नहीं पाकिस्तान के लिए कर रहे। उनको खुदा के लिए इस पाकिस्तान की बेहतरी करे। ये पाकिस्तान है हमारा, ये हमारा मुल्क है, साहब से बेस्ट है, ये तरक्की कर सकता है। जो ये बैठे हुए हैं ये करना चाहे तो। बहुत शुक्रिया आपका मेरी बहन और आपके इन कमेंट्स का। मैं एक बात आपको से कहना चाहूंगा, समीना से भी, बल्कि मैं और समीना जी बैठे ऑफ एयर बात कर रहे थे कि हम फिर नहीं वोट दे देते हैं। हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, XYZ कोई भी हमारा पॉलिटिकल लीडर, इमरान खान हो, हम वक्ती तौर पर बुरा भला जरूर कहते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन होता है तो हम फिर उन्हें जिंदाबाद जिंदाबाद कह के वोट डाल लेते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि कोई स्पेसिफिक पार्टी, कोई भी पार्टी उसने डिलीवर नहीं किया तो उनको वोट मत दीजिए। आप उन्हें फिर इलेक्ट करके लाएंगे तो फिर हम रोते किस लिए? अच्छा, यहाँ मैं डिसएग्री करूंगी फरहान साहब आपसे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त वो नहीं रहा जैसे हम बात करते हैं कि ठीक है इसमें हमारा कसूर है कि हम वोट दे के ले आते हैं, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का जो हमारा मीडिया है काफ़ी बोल्ड है, बहुत से हवाल को भी जागना लेकिन होगा, तो आवाम ऐसे ही जागेगी। हमारा मीडिया पनामा लीक्स के पीछे पड़ा है, अयान अली के पीछे पड़ा, और सही कहा बिलावल ने कि अयान अली और डॉक्टर आसिम को पकड़ लो, ये बड़ी खबर है। उसके अलावा जो ये इस इशू पे अगर हमारा मीडिया काम करे, खैर आप हम ब्रेक पे जाना चाहते हैं, उसके बाद हम इसको जरा इन डिटेल बात करते हैं। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, कॉलर्स भी आ रहे हैं, इनको भी शामिल करेंगे, लेकिन इस पर हम मजीद बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहेंगे जनाब। हम आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव हमारी प्रोग्राम DM ग्लोबल के मैनचेस्टर स्टूडियो से। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान के जारी मामलात, सियासी और
हुकूमतों की नाअहलियाँ, कुछ हमारी नाअहलियाँ, बहसीत अवाम, क्योंकि जैसी कौम है वैसे हुक्मरान होंगे। अगर हम समझते हैं कि हमारे हुक्मरान अच्छा काम नहीं कर रहे तो हमारा ही अक्स हैं वो, जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। देखिए बड़ा मुश्किल है इनका जागना। अगर कौम पनामा लीक्स पे जाग सकती है और उनको पता चल गया, हर एक बच्चे की जुबान पर है पनामा लीक्स क्या है, हुआ क्या हो रहा है, लेकिन अवाम को शऊर है, लेकिन इन मामलात को अवाम से दूर रखा जाता है, उन तक ये खबर पहुंचाई नहीं जाती, उन तक ये टॉपिक, और जैसे आपने कहा कि जी खुश्क टॉपिक, मैंने भी आपसे ये कहा था कि ये बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, डैम्स पे लोग बात ही नहीं करते बिकॉज दे डोंट नो। जब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जब तक उनको ये बताएंगे नहीं कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जी कॉलर है हमारे साथ, कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। Hello sister, I just like to say about People Party and Bilawal Bhutto. He's in Punjab now and they got no policy. They have destroyed Sindh in 10 years, you know. Sindh is the most poverty from the most poverty. There's nothing there, and what policy is he want to be the prime minister? Okay. I got your point, brother. Thank you very much for your call. Yeah, you're right. Thank you very much. अब ये देखें ना, हम इतने politically motivated हैं कि we would love to talk about politics. हम सियासत पे आप हमें जितनी बात कर हम कर लेंगे, लेकिन डैम पे बात नहीं करेगा। नहीं, देखिए सियासत में भी इनका पॉइंट एक वैलिड है। मैं आपको एक बात ये कहूँ कि बिलावल भुट्टो, अभी हमने अगली जिस खबर में हम बात करना चाह रहे थे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहबी के हवाले से थी। हस्ब मामूल वही बड़कें जो हमारे अक्सर सियासतदान लगाते हैं जब अपोजिशन में होते हैं। खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चल पड़े। 90 रोज में कहते हैं मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। मुझे बहुत हंसी आई खुर्शीद शाह साहब की ये बात सुनकर। और इमरान खान कहते हैं वो भी 90 रोज में कुछ कर देंगे। नहीं, इमरान खान के तो चलो पार्टी के 2-3 लोग ही खत्म होंगे, करप्शन खत्म होगी, पीपल्स पार्टी तो 80% जो है वो सब कैंसिल करनी पड़ेगी। मेरी हुकूमत आएगी तो 90 रोज में मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई 90 रोज का टाइम लिमिट तो बहुत। करप्शन खत्म करने का पैमाना ये है कि जितनी करप्शन है वो 90 दिन में कर लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सो वो कहते हैं ना कि मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, उसका तरीका गरीब मारी जाओ। तो आई थिंक करप्शन खत्म करने से खुर्शीद शाह साहब की शायद मंशा ये थी कि करप्शन जितनी है 90 दिन में हो जाएगी, उसके बाद ज़्यादा कुछ करने को होगा नहीं तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू खुर्शीद शाह साहब, हमारे मौजूद पार्लियामेंटेरियन हैं और हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन जितने करप्शन के धब्बे और इल्जामात पीपल्स पार्टी के दामन पर हैं, उनको ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा, मैं समझता हूँ सोचना चाहिए। और सिंध की हुकूमत के हवाले से गुज़श्ता चंद रोज पहले जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है, खुर्शीद शाह साहब ने अगर नहीं सुने तो उनको जरूर सुनने चाहिए, जिसमें कहा गया था कि इतनी बद इंतजामी करप्शन किसी सूबे में देखने को नहीं आते जितनी सिंध के अंदर है। और उस पर अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए कि इतनी बद इंतजामी, इतनी करप्शन के पेट नहीं भरता किसी का भी। सो आई थिंक के खुर्शीद शाह साहब को ये बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो और जज ने यही मैं वो बात करूंगा जितनी करप्शन कहता कि कुछ वो डाइन भी साथ कर छोड़ती है वो। अच्छा, ये उससे पहले के रिमार्क्स है, जब लाड़काना के लिए उनका जी 22 अरब के 20 अरब मंजूर हुआ और वो पता नहीं कहां लगा, सड़कें खंडर हैं, तो उनका जी 7 घर तो डाइन भी छोड़ती है, तो पीपल्स पार्टी का अपना शहर था, इसको भी नहीं बख्शा। सो आई थिंक के खुर्शीद शाह साहब हंसाते बहुत अच्छा है, जौली आदमी है, 90 दिन में कहते हैं मैं खत्म कर लूंगा। सो आई थिंक कौम को बेवकूफ कब तक बनाएंगे हम लोग। आप करप्शन, जहां पे इतनी बड़ी बड़ी करप्शन के स्कैंडल सिंध में निकल रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने, तो मरकज में आगे कौन सी करप्शन खत्म करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं समझता हूं कि एक नौजवान है, अच्छे जज्बे से आए हैं, जरूर काम उन्हें करना चाहिए, लेकिन आई थिंक जिन कंधों पे वो सवार है वो सारे कंधे और उनके दामन बहुत आलूदा हैं। और फिर वो कहना कि मैं आऊंगा और मैं मुआवजे कर दूंगा। सो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो नवाज शरीफ साहब दिया करते थे, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, आज तक तो ना हुई। और फिर बाद में उन्होंने कहा जी नहीं जी इसमें वक्त लगता है, तो बंदा है खुदा, उस वक्त क्यों कहा था। सो आई थिंक के हम बेवकूफ़ाना किस्म के दावे होते हैं और हमारी कौम इतनी, हम बेवकूफ़ बनते हैं खुद से तो हमें हम ये दावों में बड़े खुश होते हैं कि जी मेरे लीडर ने कहा है 3 महीने में जो है वो करप्शन खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब भी नहीं कर सकते। सो अनरियलिस्टिक बातें हैं। हम तो लीडर ऐसे चुनते हैं फरहान साहब के, अगर माँ हमारी लीडर थी तो उसका बेटा आ गया और फिर वो चला जाएगा, फिर उसका बेटा आएगा और फिर उसका बेटा, और उसके सामने भी हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये हमारा पैमाना लीडरशिप का, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हम भी नहीं बदलते, हम इनको ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ वो ब्लेम नहीं हम उनको कर सकते, अपने आप को ब्लेम। जमहूरियत में भी बादशाहत है, नहीं है, बादशाहत है बिल्कुल। टेलीफोन कॉल पे हमारे कॉलर हैं, अगर आप बात करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? जी आप दोनों की बातें अच्छी मजेदार हैं। तो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुछ हमारे लोग भी खराब हैं, सियासतदानों ने तो बिल्कुल ही सत्यानाश किया हुआ है।
तो हमें कोई नई सियासत की जरूरत पड़ेगी, नई लीडरशिप की जरूरत है जो कम से कम मुल्क से भी वफादार हो, पब्लिक से भी वफादार हो। ये तो सब आपने अभी आप रिसेंटली जो आप कह रही थी इनका बिलावल को देखें, अपने घर के अंदर बैठ के 4 दीवारी में सिंध से ट्रेन भर के ला के सुनने वाले लोग लिसनर्स तो सामने बैठे हैं, उनको कह रहे हैं जी बस मैं आप 2018 में आपका वजीर आजम होऊंगा, मेरा बाप सदर होगा आज का और मैं वजीर आजम होऊंगा 2018 में। जैसे हर चीज बनी बनाई प्लेट में रखी है, बस इन्होंने उठाना है और वहां दाखिल हो जाना है वजीर आजम हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसी सियासत है, क्या है? हमारे मुल्क की तबाहियां इन्होंने कर दी हैं, लोगों का मफलूकुल हाल है, लोग बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये वाकई ये बात उन्होंने कही कि वज़ीर आज़म भी हमारा होगा, नहीं मैं हूँगा, हमारा तो नहीं, उन्होंने कहा जी मैं हूँगा, वो खुद प्रेसिडेंट भी पीटीआई का होगा, तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे होंगे, सिंध का गवर्नर भी हमारा होगा, सिंध का चीफ मिनिस्टर भी हमारा होगा। तो ये खाम ख्याली है उनकी, वाकई वो कॉन्फिडेंट है। असल में कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरने का शौक भी सी। सो वो सियासतदान तो चलो जालिम अगर हैं तो हैं, हमें मरने का शौक है, उन्हें पता है कि बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। माजरत के साथ पाकिस्तान, हम सारे मीडिया में बैठ के कहते हैं बड़ी अजीम कौम है, हम बड़े सुलझे हुए लोग हैं। हम सॉरी टू से, अगर सुलझे हुए होते तो पाकिस्तान की हालत ना होती। 40 सालों से हम जहाँ खड़े हैं, हम सबको इसका क्रेडिट देना चाहिए। हम सियासतदानों को जो बुरा कहते हैं उसमें मेरे ख्याल में सफ़े अव्वल पे हम हैं। जब भी कोई मूवमेंट शुरू, इमरान खान चिक थक गए, करप्शन हो रही है जी, बाहर निकलो जी, 2 लोग बाहर नहीं निकले, उनकी अपनी पार्टी पूरी बाहर नहीं निकली, अवाम ने क्या निकलना था। सो आई थिंक कि हम लोग इतने आदी हो गए इन सब चीज़ों के कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, घर बैठकर हम बुरा भला कह लेते हैं। टॉक शोज के अंदर हम अपनी अपनी दुकानें चमकाते रहते हैं कि ओ जी मार गए, लूट गए, नेक्स्ट डे फिर हम वैसे के वैसे ही होते हैं। सो आई थिंक वी डिजर्व इट। हम जैसे सियासतदानों का एक एजेंडा है ना करप्शन का, वैसे हमारा भी एक एजेंडा है, बीइंग अवाम हमारा एक एजेंडा है, टेलीविजन चैनल्स उनका अपना एजेंडा है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस उनका अपना एजेंडा है, और सब काम करते हैं उस एजेंडे को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लेकिन हम सब मिलकर काम नहीं करते। लेकिन जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता वो खुद जालिम का हाथ मजबूत कर रहा है। सो अगर हम समझते हैं कि कोई शख्स नाअहल है तो हमें उसको ये बताना चाहिए कि जनाब आप हमारे लीडर नहीं बन सकते। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने लीडर को ख्वाह वो 6000 करोड़ की करप्शन कर जाए, हम हमेशा यही साबित करने की कोशिश करेंगे उससे पाकबाज आदमी कोई नहीं है। उसके लड़ेंगे भी, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी का वर्कर है, ख्वाह मुस्लिम लीग का वर्कर है। जिस दिन ये मामला हट गया और हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए कि नहीं जी पाकिस्तान के साथ अगर मुखलिस है तो ठीक है, लेकिन हम अभी तक पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। हम या तो नवाज शरीफ फैमिली के मुलाजिम है या हम भुट्टो फैमिली के मुलाजिम है कि आगे से उनका बेटा आ गया, वो अहल है ना अहल है, हमने कहना तुम ही हमारे लीडर हो, ख्वाह तुम्हें कुछ भी नहीं आता, हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसे वोट दें। सो जब तक ये हम मज़ारों वाला रवैया नहीं छोड़ेंगे कि हाकिम बदला, हमारा नया चौधरी का बेटा आ गया, हम उसके जूते सीधे करने लग पड़े, इस पाकिस्तानी कौम का कुछ नहीं होगा। ख्वाब जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी पढ़ लें, आई थिंक के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह जूते पड़ते रहेंगे हमें, और हम ऐसे ही इस पे घरों में बैठकर पीट पूट के अगले दिन फिर वैसे के वैसे होंगे। बात मेरी तल्ख है, लेकिन आई एम सॉरी, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बहरहाल पीपल्स पार्टी की यौम तासीस चल रहा है जी, आजकल पंजाब पे कब्जा किया हुआ है उन्होंने, और आपके लीडर ने बड़ा कॉलर ने भी यही कहा ना कि ट्रेन भर के आई है सिंध से, जो शुरका हैं। लेकिन पंजाब की हालत तो ऐसी, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि मैं अब दमादम मस्त कलंदर होगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि आसम और अयान अली को पकड़ रहे थे, तो भाई वो चोर थे तो पकड़ रहे थे उनको। अयान अली के पास से करोड़ों रुपया निकला। मुझे ये समझ नहीं आता कि बिलावल साहब कैसे जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि इलीगल स्मगलिंग जो है उसको ना पकड़ा जाए, दूसरे लोगों को पकड़ा जाए। मेरे नज़दीक सबको पकड़ना चाहिए, अगर कोई मुल्क के खिलाफ है उससे भी, और अयान अली भी अगर गलत काम कर रही थी, डॉक्टर आसिम भी कर रहे थे, दूध के धुला कोई नहीं है और कोई अनटचेबल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी ये कहती है, बल्कि हर सारी जमात ये कहती है कि हमारे लोग छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो। हमने अगर जैसे अभी नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी, उनका अगर आपने हमारी करप्शन पे उंगली उठाई तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे फरहान साहब बात बहुत हंसी आती है इस बात पे, बड़ी हैरानगी होती है कि वो लोग जो नवाज शरीफ पे उनकी फैमिली पे पनामा के हवाले से बात कर रहे हैं, और हकीकत ये बात, ये दुरुस्त डिमांड है, ये जायज़ डिमांड है कि इन्होंने करप्ट कहाँ से पैसा आया, इनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल जायज़। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब, खुर्शीद शाह साहब या बिलावल उस वक्त कहाँ थे जब इन्हीं की अपनी 5 साल दौर के दौरान पूरे 5 साल एक ही केस चलता रहा कि जी जो आपके स्विस बैंकों में पैसे हैं वो वापस मंगाएं, वो कहाँ से आएँ, उनके बारे में उनके हवाले से ख़त लिखें, वो नहीं हुआ। अयान अली से पैसे पकड़े गए, मनी ट्रेल क्या है कोई पूछ नहीं रहा। उसके अलावा और बहुत से स्कैंडल्स हैं जिनके अपने प्राइम मिनिस्टर उसमें मुलविस रहे उस वक्त के, परवेज अशरफ साहब, उनसे पूछा जाए। वो उस वक्त एतजाज़ साहब तो सो रहे थे जो आज असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर वो नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि आपका पैसा ये कहाँ से आया। यानी वो खुद जो करें वो बिल्कुल सही है। और अभी बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनका भी नाम है ऑफशोर, उसका बेनिफिशरी कौन है, ये सवाल क्यों नहीं उठाते एतजाज़ एहसन साहब? कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी, मदर जावेद बोल रहा हूँ जी, हालैंड के शहर रॉटरडैम से। जी जी मदर जावेद साहब फरमाइए। देखें, अभी आपने जो डिस्कशन कर रहे हैं, देखें लीडर अपने विजन और अपनी सियासी जद्दोजहद से बनता है। बिलाल जरदारी भुट्टो साहब अपनी सीने चढ़ाकर जुल्फकार अली भुट्टो तो बन करते हैं। वो मिस्टर भुट्टो जो थे वो पैदाशी लीडर थे, उनकी उंगली अवाम की नज़र पर होती थी, तो अवाम के मसाइल और उनके जज्बात और एहसास का अंदाजा करके अपनी एक तमली और पॉलिसी बनाया करते थे। बिल्कुल ठीक। उनके बुनियादी असूलों में जमहूरियत उनका सेहरा होता था। वो तख्तादार पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने असूलों पर सोदाबाजी नहीं की। जो अवामी जमहूरियत वो छोड़कर गए थे, इनका तसल्सल पीपल पार्टी वालों ने अमंगों के मुताबिक आगे चलकर नहीं जा सके। सबसे बड़ा धचका जरदारी साहब के दौर हुकूमत में पीपल पार्टी को लगा, जो उन्होंने अपने मफादात की सियासत को अवलीन तरजीह दी। लेकिन नजूर मैंने बिलाल जरदारी भुट्टो को रवायती साथी छोड़कर नए तकाजों के साथ, नए विजन के साथ साथ एक पॉलिसी वर्क मैकेनिज्म बनाकर नौजवान यूथ लीग को अपने सियासी दायरे में लाए। जहाँ बिल्कुल ठीक है आपने जनाब, में खामी है और खराबियां हैं उनकी निशानदेही करके अपना लाया अमल दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मैं बहुत ममनून हूँ आपका। बात लायामल की मैं यही बात कर रहा हूँ ना जी, कि जो उनके मुशीरान हैं, उनकी फूफी साहिबा साथ हैं उनके, जिनके अपने ऊपर करप्शन के नजर नहीं आ रही। बहुत अभी कल की तकरीर में बैठी तालियां बजा रही थी फ्रंट रो के अंदर, तो वो फूफी उनके साथ उनकी यानी कि सियासी गुरु आप समझ लीजिए वो हैं। सो ये वो लोग हैं जिनमें बड़े इल्जाम लगे हैं, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने भी तहकीक नहीं की। जब कभी इनके खिलाफ अपोजिशन बात करती है तो ये वो फाइलें निकालने की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग के हथकंडे के तौर पर रखा हुआ है। सो आई थिंक कि कोई भी ये नहीं चाहता सीरियसली कि कोई पकड़ा जाए, ना मौजूदा हुकूमत चाहती है, ना अपोजिशन चाहती है। बस चोर आया पकड़ो 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 की सजाएं हर तरफ से, और समझ ये नहीं आ रही कि चोर है कौन। चोर भी चीख रहा है कि पकड़ो, अब ये नहीं समझ आ रही किसको पकड़ो। तो बहरहाल जब अल्लाह करे कि कोई ऐसी क़यादत आए हमारे पास कि जिसको इस बात का इदराक हो। इमरान खान साहब से बड़ी तवक्कात थी, लेकिन मैं आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत साफ को आदमी है, बहुत सादे आदमी है, लेकिन सियासत अभी स्टिल आई थिंक के पर उनकी सियासत का दिल्ली दूर है। फरहान साहब, उनकी उस सियासत का क्या फायदा कि जब पार्लियामेंट में आना नहीं, पूछना नहीं। अब देखें ना, हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, डैम्स नहीं बन रहे, इस पे कौन पूछेगा हुकूमत को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जी मरदमशुमारी, आज बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में उन्होंने अनाउंस किया है। इस पे बहस कभी किसी ने की? इतने बिल्स बन गए, हुकूमत ने कुछ ऐसे बिल्स थे जो नहीं मंजूर होने चाहिए थे, वो मंजूर हो गए क्योंकि अपोजिशन नहीं थी। और इमरान खान साहब जो बाइकआउट करके बैठे हुए, तो भाई खुदारा किसके लिए आप सड़कों पे जाते हैं? क्यों लोगों को ख्वार करते हैं सड़कों पर बुला के? उनको सर्दियों में गर्मियों में बिठा के वहां पर गाने चला देते हैं आप, और उनको खुश कर देते हैं कि कॉन्सर्ट हो जाता है 3-4 दिन का, उसके बाद आप अपने घरों में चले जाते हैं या पुशअप्स निकाल लेते हैं और वो बेचारे अपने घरों को चले जाते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आपने पार्लियामेंट में जाना नहीं है तो आपका सियासत से वास्ता क्या है? क्योंकि सियासत तभी होती है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के होती है, ताकि आप कानून साजी में शामिल हो सकें। लेकिन बार पार्लियामेंट की हालत भी वैसे, माजद खां एक हमारा मोहतरम इदारा है, लेकिन वो कहते हैं कि रबड़ स्टैंप वाली सिचुएशन है। कल दो तीन रोज पहले से बहस हो रही थी कि 20-22% हाजिरी बड़ी मुश्किल से होती है, करोड़ रुपया लगता है हर इजलास के ऊपर, करोड़ रुपए की मराद दी जाती हैं इन MNS को, लेकिन रिजल्ट 0/0 होता है, आते ही नहीं है। बेशतर वज़ीर आज़म साहब भी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करते। बहरहाल एक तवील डिस्कशन है जो किसी प्रोग्राम में हम जरूर करेंगे, वो बात दूर निकल करने के लिए इमरान खान को ना पार्लियामेंट में जाए। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि स्टिल इमरान खान इज वेरी मैच्योर डिस्पाइट द फैक्ट ही इज इन 60s, बट स्टिल ही हैज ओवर 60s। lot to learn। और उनको मेरी बात बुरी लगेगी, उनको चाहने वालों को बुरी लगेगी, लेकिन दैट इज द फैक्ट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन बनी गाला में अपने घर के से बाहर नहीं निकले और बाहर उनके कारकुन डंडे खा रहे हैं। एक दफा बीच में जाके डंडे खा लेते, आज रंग ही कुछ और होता पाकिस्तानी सियासत का। लेकिन खुदा जाने किसने उन्हें मशवरा दिया है, घर के अंदर ही कैद रहे। शेख साहब भी जो है 007 बन के मोटरसाइकिल पर आ गए, लेकिन इमरान खान साहब अपनी वो एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले। सो सियासी लीडर वही होता है जो अवाम में खड़ा होता है, जिससे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, डंडे भी खाने पड़ते हैं। लेकिन अभी तक जो PTI है ना उसका वर्कर इस लेवल पर पहुंचा है कि डंडे खाने को तैयार हो, ना लीडरशिप इस लेवल पे पहुंची है। बहरहाल ये मामला चलता रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? टीवी की आवाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, टीवी की आवाज बंद कीजिए तो फिर आपसे हमारी बात हो पाएगी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही क्योंकि 7-8 सेकंड का डिले होता है। बारह नेक्स्ट न्यूज जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, पी समीना जी ने उस तरफ इशारा भी किया।
18 बरस हो गए करीबन, मर्दमशुमारी नहीं हुई जी आपके यहाँ। हाँ जी, और आज भी हम टॉक शोज में बात कर रहे होते हैं या कहीं किसी इंटरनेशनल फोरम पे हमारे लीडर्स जाते हैं तो हम उनको सेंड तकरीबन 21 करोड़, तकरीबन 20 करोड़, वरना हम 18 करोड़ हैं पिछले 18 साल से। ये तो हमारा हाल है। देखिए हम खानदानी मसलमती पे अमल कर रहे हैं, इसलिए वो बच्चे दो ही अच्छे वाला मामला है। इंटरेस्टिंग बात है ना इसमें, असल में मैंने जहाँ तक जो मेरी बहुत से पॉलिटिशियन से बात हुई इस सिलसिले में, और जैसे कराची के हवाले से MKM के खदशात ये हैं कि जी हमारी आबादी बढ़ गई है और ये इसलिए मर्दमशुमारी नहीं करते कि इन्हें ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी। वजह यह है कि वो एक तादाद है तकरीबन 3-4 लाख पे एक सीट पड़ती है ऑलमोस्ट। सो अब जिन हलकों में पहले 3-4 लाख लोग थे, अब शायद वहां पर 6-7-8 लाख लोग हैं, लेकिन नुमाइंदा उनका एक ही है। सो अगर ये तादाद बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी नेशनल असेंबली की, और शायद बहुत सारे इलाकों के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाए। जहां पर फर्ज करें कि ANP का वोट ज्यादा है कराची कुछ इलाकों में, शायद अब ज्यादा ना हो, या मे भी हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, सिचुएशन बेहतर हो जो कि पहले थी, क्योंकि बहुत से लोग सवा से डिस्प्लेस हो गया जो पश्तो बोलते हैं। सो आई थिंक इसी तरह से जहां पर MKM के उर्दू स्पीकिंग वोटर्स हैं वहां पे भी शायद सिचुएशन चेंज हो। पंजाब के अंदर आएंगे तो सूरत हाल और बदल जाएगी। सो आई थिंक को कहा जाता है कि कोई भी हुकूमत, पिछली हुकूमत ने भी 18 वर्षों में जो भी हुकूमत आई उसने सीरियसनेस नहीं दिखाई। रीजन यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि जो एक नक्शा बना हुआ है वो खराब हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात समीना जी ये है कि हम फर्जी बजट बना रहे हैं ये एज्यूम करके कि हमारे यहाँ, हमें अगर ये नहीं पता कि आदमी के कितने हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हॉस्पिटल कितने चाहिए, स्कूल कितने चाहिए, कितनी सड़कें दरकार हैं, कितना फंड किसी तामीराती इलाके में चाहिए होगा। हमारे पास कोई ऐसा, यहाँ पर काउंसिल अगर आबादी बढ़ती है तो नए स्कूल रिकमेंड करती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आपके यहाँ पाकिस्तानी कितने हैं। इसीलिए तो मर्दमशुमारी नहीं हो रही कि पता चल जाएगा लोग कितने बढ़ गए तो अस्पताल भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, पार्क्स भी चाहिए लोगों को, हमारे यहाँ पार्क्स हैं नहीं। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कॉलर हैं, जब मैं बात करने लगती तो कॉलर आ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं अलवी बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी फरमाइए। जी मैं कहना चाह रहा था, जैसे पाकिस्तान की सोल्यूशन के हवाले से बात हो रही थी तो मैं उसमें चाह रहा था एक ऐड करूँ कि इमरान खान को एटलीस्ट मौका जरूर देना चाहिए, जो कि एक ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कंपेयर टू नवाज शरीफ और जरदारी के। तो चाहे वो इलेक्शन में बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे लास्ट टाइम उनके साथ हुआ, बेईमानी करके लोगों ने उनके वोट छीन लिए गए, कि अगर वो अलवी साहब यहाँ पे मैं एक मिनट आपको रोकूंगा यहाँ पे। पहली बात यह कि इमरान खान से बेईमानी चीखते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर मारा उनके इस केस को, कोई बेईमानी नहीं हुई, लिहाजा अब इस वो बात इमरान खान साहब की साबित नहीं हो सकी। दूसरी बात, कब तक हम तजर्बे करते रहेंगे पाकिस्तान में, कि तजर्बा कर लें जी, इमरान खान साहब पर भी तजर्बा कर लें, को हम लिबर्टरी है पाकिस्तान का क्या मसला है, कब तक तजर्बे करेंगे खुदारा। कोई मेरा ख्याल है हमारे लीडरों को तरस भी नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन में हमें वो पुराने लोग जो पहले से ही चीटिंग कर रहे हैं उनको दोबारा आजमाना तो बिल्कुल फजूल है ना। देखिए पर इमरान खान साहब ने क्या हुआ कि उनपे भी इनका रंग चढ़ गया, अब वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं, जहाजों में सैर करने का गरीबों से मिलते नहीं, किसी गरीब से मिलते कभी देखा आपने? किसी गरीब, और उनके लीडर खुद, इनके जो क्लोज लीडर्स हैं वो कहते हैं खान साहब बात करने का रवादार नहीं है, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट आदमी है और अपनी बात को फाइनल समझते हैं, उनका वन मैन ऑर्डर है। इस तरह जमहूरियतें नहीं चलती। खान साहब को बादशाह नहीं है, खान साहब को बादशाह नहीं है कि हम एक नया बादशाह अपने सर पे बिठा लें। खान साहब अब जहाजों से उतरेंगे नीचे को अवामी सतह पर आएंगे तो फिर गेम बात होगी। खान साहब ना कोई डिक्टेटर है ना वो बादशाह बन सकते हैं पाकिस्तान के। सो अगर उन्हें हमारा लीडर बनना है तो हमारी सतह पर आना पड़ेगा, और खान साहब के साथ तजर्बे करना, आई डोंट थिंक सो, बहुत तजर्बे कर लिए पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, अब आप एक और तजर्बा हमारे साथ। हाँ ना, हमने बेनजीर साहब को आजमाया, फिर हमने आसिफ जरदारी साहब को आजमाया, अब हम बिलावल को आजमाने जा रहे हैं, देख लेते हैं ना क्या है। अभी नवाज शरीफ को आजमाया, शहबाज, मरियम नवाज की बारी आ रही है, अगली वज़ीर आज़म वो होंगी हमारी। तो हम हमारे तो हमें किस्मत में ये टेस्टिंग ही है। लेकिन एक चीज और बड़े मजे की उन्होंने की है यार, वैसे मुझे भी आप आजमा लें यार, इतने लोग आजमाए आपने, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे भी ये आपको आजमा रहे हैं, देखिए कैमरे के सामने बैठे हैं। देखो इतने लोगों की लॉटरी निकली, मोइन कुरैशी को आपने बाहर से बुला के वज़ीर आज़म बना दिया, तो मेरे नाक बहर है। नहीं वैसे हकीकत बात है। अच्छा, इन्होंने जो बात की ना कि एक ऑल्टरनेट हो सकते हैं इमरान खान साहब, मैनचेस्टर में इमरान खान साहब आते हैं, मैं मैनचेस्टर के लोगों से बात करती हूँ, कभी लॉन्ग सेट लेवेंज्यूम जो हमारा पाकिस्तानी यहाँ पे मेजॉरिटी में है और जो थोड़ा सा ज़रा मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, कभी आपने इमरान खान साहब को वहाँ आते हुए देखा है? कभी आपने इमरान खान साहब को लंदन में या किसी और इलाके में, ऐसे इलाके में जाते हुए देखा है जहाँ पर गरीब अवाम पाकिस्तान की बस्ती है? वो हमेशा जाएंगे पॉश इलाके में, अमीरों के घर में जाते हैं,
पाकिस्तान में अगर आप बात करें, कभी जीटी रोड से सफर किया इमरान खान साहब ने? वो अब जहांगीर तरीन साहब का तैयार है, वो भी अब पता चला इमरान खान को रिसेंटली कि जहांगीर तरीन साहब जो मुझे जहाज देते थे वो बिल करते थे और पेट्रोल क्लेम करते थे और अच्छा खासा करोड़ों में बिल दिया है तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल का। और पाकिस्तान में भी जहां पर गरीब आवाम है वहां इमरान खान ने कभी उनसे जाके हाथ मिलाया, जैसे बिलावल जाता है गरीबों में जाता है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जाते हैं, फिर भी ये जाके मिलते हैं दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, मक्खियों में भी बैठते हैं जाके। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते। तो कैसे आप समझते हैं कि हमारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं? बहरहाल गुड लक टू यू एंड गुड लक टू इमरान खान। वक्त खत्म हो रहा है जी, सितारों में रोशनी रही। देखिए मुझे अब हमें जैसे मैंने कहा मुझे भी चांस दे, साथ ही मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं बस करिए जी, अब बहुत हो गया, अब आपको कह रहे हैं चांस देंगे, आप जरा इतना चांस आपने ले लिया, आपकी इतनी औकात थी। बहरहाल जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कुछ टॉपिक और जो रह गए, हम कल जिंदगी तो इंशाअल्लाह ताला 5 बजे हम बरतानिया के वक्त के मुताबिक और 10 बजे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मैं और समीना खान आपके साथ लाइव होंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मुलाकात होगी कल। और आप तमाम लोगों से जी कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। कॉल्स आ रही हैं, मुझे आवाज़ आ रही है टेलीफोन की, लेकिन वक्त नहीं है। कल आपसे बात होगी, लाइव प्रोग्राम होगा तो कॉलर्स को भी हम शामिल करेंगे। और कल तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।